वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पिरामल एंटरप्राइजेस के डीमर्जर के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने डीमर्जर किया है, अनाउंस किया है, जो कि बहुत समय से पेंडिंग था। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे उस डीमर्जर का एनालिसिस, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, कौन सी कंपनी अच्छी है। इन दो कंपनियों में से एक कंपनी बहुत अच्छी है जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे एंड में हमारा ओपिनियन भी शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारे ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे बीट द स्ट्रीट सर्च कर सकते हैं। चलिए, पिरामल एंटरप्राइज ने अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे 7 अक्टूबर को अपना डीमर्जर अनाउंस किया। डीमर्जर बहुत ही सिंपल वे में अगर अपन समझे, डीमर्जर 2 चीज़ों का हो रहा है। एक तो उनके फाइनेंशियल बिजनेस का करा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे DHFL वगैरह और अदर उनकी लैंडिंग काम होंगे, और उसका एक और जो बिजनेस था फार्मा बिजनेस, तो उसको यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये इन 2 कंपनियों का यहाँ पे डीमर्जर किया जा रहा है। मेन कंपनी जो पिरामल एंटरप्राइज है वो बेसिकली अपनी एक फिनेंशियल बिजनेस को संभालेगी, और एक नई यहाँ पे कंपनी यहाँ पे लिस्ट होगी पिरामल फार्मा करके, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स भी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं, बट मैं आपको सीधा पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए, तो ये है पिरामल एंटरप्राइज अपनी, ठीक है। इसके अंदर अभी शेयर होल्डर्स का स्टेक कितना है, और प्रमोटर्स का 44% स्टेक है, और कुछ यहाँ पे अदर इन्वेस्टर्स है जो कि बेसिकली यहाँ पे कार्डेल ग्रुप है। ये फोर्थ जो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे कार्डेल ग्रुप है, जो कि इसमें पिरामल इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखता है फार्मा के अंदर। अभी पिरामल एंटरप्राइजेस की बेसिकली 2-3 बिजनेस है, जिसमें से एक बिजनेस जो है पिरामल फार्मा लिमिटेड, 80% स्टेक उसके अंदर है। उसके अलावा इनके कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस है। फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस का अगर अपन रेवेन्यू शेयर देखें तो 55% आता है, और यहाँ पे फार्मा से इनका 45% आता है। इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी कंपनी, तो PCHFL है जो कि पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, फिर PHFL फिनइन्वेस्ट है, एक AIF बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इनका। उसके अलावा अगर अपन देखें तो थोड़ी बहुत अदर स्टेक्स है, जो कि SCL यानी अगर, और SCUF बेसिकली श्रीराम कैपिटल और श्रीराम कैपिटल सिटी यूनियन फाइनेंस के अंदर है, श्रीराम ग्रुप के अंदर इनका जो इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखो, रिटेल लैंडिंग, होलसेल लैंडिंग, जो कि बेसिकली ये मोस्टली रियल एस्टेट के लिए करते हैं, और अल्टरनेटिव्स और इन्वेस्टमेंट। ये जो रिटेल लैंडिंग का बिजनेस है, ये बेसिकली कंपनी के पास इतना था नहीं, बट DHFL के एक्विजिशन से इनके पास काफ़ी अच्छा खासा रिटेल लैंडिंग का बिजनेस आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अच्छा, DHFL का जो एक्विजिशन था पिरामल ग्रुप के लिए कौड़ियों के भाव में पड़ा है, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे की पॉइंट है, ये जो है DHFL यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वहीं पे फार्मा के अंदर इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो बेसिकली इनकी 2-3 केमिकल कंपनी है। एक तो यहाँ पे कन्वर्जेंस केमिकल है, और एक इनकी फार्मा कंपनी है, फिर एक अलर्गन के साथ इनकी एक जॉइंट वेंचर है। उसके अलावा अदर सब्सिडरीज है। अब ये क्या क्या काम करती है, CDMO बेसिकली मैंने आपको अपने लॉरस लैब्स की वीडियो में समझाया था। बेसिकली कॉम्प्लेक्स API को बनाने का जो काम होता है वो CDMO के साथ होता है, और इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो अपन मतलब API पे तो अपन आप लॉरस लैब्स का वीडियो देख लीजिएगा कि CDMO बिजनेस को क्या बोला जाता है। फिर कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स वगैरह बनाती है, जिसके प्रोडक्ट्स की अपन बात करेंगे हॉस्पिटल जेनेरिक्स में क्या आता है, और कुछ यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है और ऑप्थेमोलॉजी के लिए काम करती है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा बिजनेस है। ये प्री डीमर्जर की बात हो रही है। डीमर्जर के बाद क्या होगा, देखो, डीमर्जर के बाद कुछ ऐसी चीज़ें दिखेगी। जो पिरामल एंटरप्राइज है उसमें अगर आप देखोगे, शेयर होल्डर्स का स्टेक 56% होगा, प्रमोटर का स्टेक 44% होगा, और इनके अंदर ये सारे बिजनेस होंगे जो अपने NBFC वाले हैं। ये इट विल रिमेन लिस्टेड, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे HFC और वो जो DHFL वगैरह भी अब इनकी सब्सिडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और ये अपन ने समझ लिया। अब जो नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है पिरामल फार्मा लिमिटेड, और ये ही कंपनी है जो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस पर अपने को बैट करना चाहिए। मतलब जब भी लिस्ट हो या फिर लिस्टिंग से भी आप इसको खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं, बेसिकली आप पिरामल एंटरप्राइज लोगे तो आपको यहाँ पे 4, एक पिरामल एंटरप्राइज पे यहाँ पे जो डीमर्जर रेशियो रखा गया है, एक पिरामल एंटरप्राइज पे 4 यहाँ पे पिरामल फार्मा मिलेंगे। अब इसके अंदर जो जो स्टेक्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने बता रखी है, ठीक है, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। अब क्या है, इस मर्जर के साथ ना बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही है। जैसे कि एक इनकी जो फिनइन्वेस्ट वाली सब्सिडरी है वो PEL के साथ मर्ज हो जाएगी, और PEL यहाँ पे एक लिस्टेड NBFC हो जाएगी। और मर्जर के बाद यहाँ पे जो HFC का मर्जर किया जाएगा PCHFL का, DHFL इनकी एक सब्सिडरी बन जाएगी, और PCHFL को DHFL ने एक्वायर कर लिया है और यहाँ पे रिवर्स मर्जर के थ्रू किया है। तो बेसिकली वो यहाँ पे अब DHFL इनकी सब्सिडरी रह जाएगी, और PCHFL कुछ भी नहीं रहेगा। वहीं पे फार्मा बिजनेस जो है PEL का, वो यहाँ पे PPL के पास चला जाएगा। कुछ इनकी 2-3 सब्सिडरी CCPL और HPLL जो केमिकल
और फार्मा वाली कंपनीज है वो पिरामल फार्मा में लिस्ट हो जाएगी। और हर शेयर होल्डर जिसके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पीएल का शेयर है उसको यहाँ पे 4 पीपीएल के शेयर दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली ओवरऑल मोटा मोटी ये काम है। अब अपन रेवेन्यू ब्रेकडाउन अगर समझे तो मैंने आपको बताया था रेवेन्यू ब्रेकडाउन कैसे है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू बाय बिजनेस अगर अपन देखें तो होलसेल और लेंडिंग का बिजनेस कितना है, तो बेसिकली 65,000 करोड़ की इनकी लोन बुक है। और मोस्टली जो इनका मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस है ना इनका होलसेल का था, ठीक है। और ये जो चीज़ें बताई जा रही है ये भी बेसिकली यहाँ पे ना डीएचएफएल के बाद बताई जा रही है। पहले इनका रिटेल बिजनेस कुछ था नहीं। रिटेल लेंडिंग मतलब छोटे लोगों को लेन देना, होलसेल लेंडिंग मतलब बड़े लोगों को लोन देना यानी कॉर्पोरेट्स को लोन देना। उसके अलावा फार्मा से जो रेवेन्यू स्प्लिट आता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडिया में लॉरस लैब्स जैसी जो कंपनीज भी हैं उनका सीडीएमओ बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। सीडीएमओ यहाँ पे बहुत बड़ा और हाई मार्जिन वाला बिजनेस होता है और इसके अंदर अगर आप देखोगे 62% मार्जिन इनका आता है। फिर कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स और इंडियन कंज्यूमर के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे काम करेगी, ये 2 कंपनीज क्रिएट होंगी। फिर यहाँ पे कंपनी ने कुछ पास्ट में स्टेप्स लिए थे। बेसिकली एक तो अपनी इक्विटी इन्फ्लो से इनको मिला 18,000 करोड़ का मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट आया इस कंपनी के अंदर। इनने अपनी नेट डेट टू इक्विटी को यहाँ पे 0.9 पे लेके आए थे, बट अब वो जो नेट डेट टू इक्विटी का रेशो है डीएचएफएल के बाद 3.1 हो जाएगा, बिकॉज डीएचएफएल की डेट आते ही पीएल का नेट डेट टू इक्विटी बढ़ जाएगा। वो भी एक रीज़न है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें का कल इंपैक्ट देखने को मिल रहा था शेयर प्राइस में। कुछ इनने नॉन कोर बिजनेस अपने जो कि डिसीजन रिसोर्स ग्रुप था वो बेचा था। कार्डिल ग्रुप ने यहाँ पे ना 20% स्टेक खरीदा था 490 मिलियन में बेसिकली पिरामल फार्मा के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे इन लोग ने ना एक्विजिशंस किए थे हेमो फार्मा बेसिकली अगर आप देखोगे, और फिर है ना जो पेप्टाइड वाले एपीआईज है वो बनाने के लिए, और कुछ यहाँ पे कन्वर्जेंस केमिकल के अंदर भी स्टेक खरीदा था। तो इस तरीके की एक्विजिशन इन्होंने काफ़ी किए हैं और फिर डीएचएफएल का एक्विजिशन तो किया ही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इनकी जो रिटेल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि नवंबर 2020 में लॉन्च किया था। और यहाँ पे टैलेंट वगैरह हायर किया। तो बेसिकली ये सारी स्ट्रेटजीज है जो पिछले लास्ट 2 साल में ली गई थी बिकॉज ऑफ यहाँ पे डीमर्जर के प्लानिंग के लिए। और यहाँ पे अजय जो कि पिरामल के चेयरमैन अजय पिरामल, उन्होंने ये भी बोला था कि बेसिकली हम केवल डीएचएफएल के एक्विजिशन का कंप्लीट होने का वेट कर रहे थे, उसके बाद हम लोग डीमर्जर का अनाउंसमेंट करने ही वाले थे। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर्स और ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रेशनल क्या है, क्यों किया गया। देखो क्या होता है कि अगर एक कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा तो बेसिकली है ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बेसिकली अब है ना आपको दो अलग अलग बिजनेस थे बिल्कुल, मतलब फिनेंशियल और फार्मा कैसे आप मिक्स कर सकते हो। तो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए भी अब बेहतर समझ होगी। किसी को यहाँ पे फिनेंशियल बिजनेस नहीं पसंद तो वो नहीं लगाएगा, किसी को फार्मा पसंद है तो फार्मा में लगाएगा, ठीक है। और वैल्यू अनलॉकिंग भी क्रिएट होगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर और बोर्ड मैनेजमेंट वगैरह भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब वो पर्टिकुलर जो मान लीजिए उसके अंदर काम करता है, जो फार्मा बिजनेस के अंदर है, वो फार्मा बिजनेस पे ही फोकस कर पाएगा। तो बेसिकली फोकस बढ़ जाएगा। शेयर होल्डर्स पे बेसिकली क्या इंपैक्ट आएगा, तो वो सारी चीज़ें देखो। शेयर होल्डिंग में कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। दोनों कंपनियां लिस्ट होने वाली है। आज जो एक आदमी ने पीईएल ले रखा है उसको 4 यहाँ पे पीपीएल के शेयर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से काम होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपनी ने अपना स्ट्रेटेजिक रेशनल बताया। और ये यहाँ पे इस चार्ट में ये बताया कि कंपनी ने किस तरीके से बेसिकली है ना वैल्यू क्रिएट करी है। तो यहाँ पे 7 करोड़ का जो ये ग्रुप था वहाँ से अभी अगर आप देखोगे जो 12,000 करोड़ के आसपास बना था अब 65,000 करोड़ हो गया। और इसमें यहाँ पे कंपनी ने अलग अलग बताया कि हमने कभी इंक्रीमेंटल मार्केट कैप, डिविडेंड पेड, कैपिटल रिटर्न, कैपिटल रेज और डीमर्जर से अभी एक फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग होगी। एनुअल जो रेवेन्यू CAGR ग्रोथ है 22% 33 ईयर्स की रही, और प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है 28% की रही, और रिटर्न टू शेयर होल्डर 26% का रिटर्न रहा है। एनुअलाइज्ड जो रिटर्न रहा है वो 33 ईयर्स का कुछ इस तरीके से रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वापस एक और बात कर ली जाए, अब कंपनी स्पेसिफिक बात करने से पहले अपन एक बार और थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या लिखा हुआ है जो डीमर्जर के उसमें बात की गई है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें और है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरी स्कीम है यहाँ पे एक तो किन किन के अप्रूवल लगेंगे, तो CCI का अप्रूवल नहीं लगेगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं लगेगा, बट सेबी, NSE, BSE, NCLT और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक इनकम टैक्स वगैरह उनके अप्रूवल लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बात, यहाँ पे किसी भी तरह का कैश कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है ना। कैश कंसिडरेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिंपल और सिंपल एक्सचेंज रेशियो, मतलब शेयर्स ही मिलेंगे आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंपनी डीमर्ज हो रही है तो आपको अगर फार्मा बिजनेस में नहीं लगाना है तो आप उसमें चले जाए, तो आपको कैश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिस्टिंग के बारे में बोला है कि लिस्टिंग भी होगी, हम लोग ने प्रपोज करेंगे हम BSE NSE को लिस्ट करने के लिए पिरामल फार्मा के लिए। उसके अलावा यहाँ पे नेटवर्थ अगर आप देखी जाए तो मोटा मोटी आप ऐसे समझो कि 4500 करोड़ की यहाँ पे जो नेटवर्थ है ये बेसिकली अपने पिरामल इसके लिए दी गई है, फार्मा बिजनेस के लिए। और PEL के लिए जो दी गई है वो 28,000 करोड़ की यहाँ पे नेटवर्थ दी गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक जो चीज़ का इंपैक्ट आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने ना फार्मा बिजनेस पे ज़्यादा फोकस किया है। मतलब कंपनी के जितने भी अनाउंसमेंट और प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल्स में ये चीज़ पता पड़ रही है कि कंपनी फार्मा बिजनेस के अंदर ग्रोथ प्लान कर रही है। कैसे, देखिए DHFL का एक्विजिशन इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि इनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, वो सब कुछ कर चुकी है। और
फार्मा बिजनेस के अंदर अब करेगी। और इसलिए एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पीएल का शेयर टूट रहा था, बिकॉज पीएल के पास एट द एंड यहाँ पे अपना फाइनेंशियल बिजनेस रह जाएगा जिसके अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अभी लिमिटेड है। अब यहाँ पे थोड़े एरिया ऑफ बिजनेस को और समझते हैं कि कंपनी के दोनों के बिजनेस क्या क्या है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस में चीज़ें क्या क्या बताई है। देखो पिरामल एंटरप्राइज क्या क्या करता है, 24 स्टेट्स में है, 301 इनकी ब्रांचेज है, मोटा मोटी 1 मिलियन इनके कस्टमर्स है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो कैपिटल एफिशिएंसी रेशो, नेट डेट टू इक्विटी रेशो का जो मैंने बताया, जो 1.6 से बढ़ के 3.5x हो जाएगा इन द नियर टर्म। नियर टर्म मतलब ये डीएचएफएल के एक्विजिशन के कारण हो रहा है, ठीक है। और ये डीएचएफएल का एक्विजिशन इनके लिए रिटेल लेंडिंग का काम करता है। उसके अलावा यहाँ पे ये रियल एस्टेट डेवलपर्स को काम करके देती है होलसेल लैंडिंग के अंदर, उनके लिए मतलब है ना फाइनेंसिंग का काम करती है जहाँ पे एनपीएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा श्रीराम ग्रुप के अंदर इनके पास थोड़े बहुत स्टेक है। फिर एक पिरामल एंटरप्राइज है द फंड मैनेजमेंट बिजनेस, जो कि यहाँ पे कस्टमाइज फाइनेंसिंग सॉल्यूशन देता है बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, तो वो सारी चीज़ें। और इनने खूब सारी पार्टनरशिप्स भी कर रखी है एपीजी, सीपीआईबी, कार्लेल और इनके साथ, तो कैम्ब्रिज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली वो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस तो बेसिकली एक लेंडिंग बिजनेस है जो कि एक एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस जैसी, तो वो काम है। अच्छा, पिरामल फार्मा जो कि ये बहुत ही अच्छी बिजनेस है, इसके अंदर एक तो क्या क्या बिजनेस है देखो, सीडीएमओ बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स है, कंज्यूमर हेल्थ केयर मार्केट्स है। अब अपन एक एक को देख लेते हैं। 100 कंट्रीज में काम करने वाली 15 ग्लोबल फैसिलिटीज़ है। ग्लोबल फैसिलिटीज़ बेसिकली टोटल सप्लाई चेन में मतलब फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज वगैरह मिला के 15 ग्लोबल फैसिलिटीज़ है। सीडीएमओ का काम करती है बेसिकली। अब ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये एपीआई बनाते हैं, पेप्टाइड एपीआई वगैरह बनाने का काम करती है, मोस्टली इनका पेप्टाइड का बिजनेस है। और कुछ यहाँ पे पोटेंट और सॉलिड ओरल ड्रग्स वगैरह भी बनाती है, स्टेराइल वगैरह की एपीआई भी इनके पास है। तो ये सारी चीज़ें करती है। अभी जो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स है उसके अंदर बेसिकली ये लोग क्या बनाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये एनेस्थीसिया वगैरह जो होते हैं ना, इनहेलेशन एनेस्थीसिया वगैरह ये लोग बनाने का काम करते हैं। इंजेक्टेबल पेन एनेस्थीसिया और एंटी इन्फेक्टिव्स वगैरह बनाने का काम करते हैं। और कुछ इनके 30 प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में मतलब आने वाले समय में लॉन्च होंगे, अंडर डेवलपमेंट है। वहीं पे कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस में क्या है, 21 ब्रांड्स है, 100 ओटीसी ब्रांड्स है अगर आप देखोगे मोटा मोटी। और यहाँ पे सेरिडॉन करके अगर आपने नाम सुना हो तो वो भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। उसके बाद एक अलर्गन के साथ इनकी जेवी है जो ऑप्थेमोलॉजी में काम करती है। और यूएस एफडीए का इनका एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है। 36 यूएस एफडीए इंस्पेक्शन इन लोग ने अभी तक क्लियर किए हैं, 243 रेगुलेटरी इंस्पेक्शन है और 1261 कस्टमर ऑडिट। कस्टमर ऑडिट क्यों होते हैं, अगर मान लीजिए डिवीज लैब या फिर मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि डिवीज लैब तो एपीआई बिजनेस में है, डॉक्टर रेड्डी को अगर इनकी कोई एपीआई चाहिए या फिर कोई दवाई डॉक्टर रेड्डी को इनसे बनवानी है, तो वो यहाँ पे पिरामल फार्मा का आके पहले ऑडिट करता है कि वो सही से बना सकता है, सही काम कर रहा है क्या, उनकी क्लीनलीनेस कैसी है, ओवरऑल प्लांट मैनेजमेंट कैसा है, तो वो सारी चीज़ें कस्टमर ऑडिट में आती है, ठीक है। इसका जो बिजनेस है ये काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू जो सीएजीआर है, इबिटा यहाँ पे 13 टाइम्स बढ़ा है। और अगर आप देखोगे 1280 करोड़ का इबिटा है, 15 एमएनए ट्रांजैक्शंस किए, इबिटा मार्जिन 7% से लेके अभी 22% हो गया, जो कि एक जनरल अगर अपन देखेंगे एक अच्छा खासा एपीआई बिजनेस में और एक फार्मा बिजनेस में इतना खाता होता है। कार्लेल ग्रुप से इन्होंने जो स्टेक खरीदा है उसके बारे में बात करी है। और इवन FY21 में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब है ना, इन लोग ने 3 एक्विजिशन किए थे। तो इस तरीके से इनका ये बिजनेस है। फिर यहाँ पे डीएचएफएल की अभी पिरामल एंटरप्राइज के पास एक है ना वो भी आ गया बेसिकली, एक है ना प्राइमेरिका करके बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी भी आ गई है। बेसिकली वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है बिकॉज ऑफ यहाँ पे डीएचएफएल की वो बिजनेस था, डीएचएफएल प्राइमेरिका करके, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में था। और बाकी ये अदर एसेट्स और अदर बिजनेस तो अपन मोटा मोटी सब डिस्कस कर चुके हैं मोस्टली, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अब ये रिटेल लैंडिंग में किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब किस तरह के, बेसिकली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अफ्लुएंट हाउसिंग वगैरह है, फिर ठीक है मास अफ्लुएंट हाउसिंग वगैरह होता है। मास अफ्लुएंट हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग, सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, बेसिकली ये सब जो धीरे धीरे कंपनी ने अपने ना प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बढ़ाते गए। लास्ट में जो आज इनके मास अफ्लुएंट हाउसिंग वगैरह क्या होता है, मास अफ्लुएंट हाउसिंग का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पे एक साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में है ना सारे जो ओनर्स हैं उनको एक साथ लोन देने का काम होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कॉलोनी बन रही तो उसके सारे लोन सब ओनर्स को वो एक साथ ये लोन दे देते हैं, ठीक है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और ये सारी टर्म्स तो बेसिकली आपको पता ही है। और इसमें तरह तरह के वेरिएंट्स इन लोग ने लॉन्च किए। पी मतलब क्या है, बेसिकली इन लोग ने ना पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है अदर कंपनीज के साथ। पार्टनरशिप बेसिकली मतलब है ना अदर फिनटेक या फिर कंज्यूमर टेक फर्म्स, मतलब अब मान लीजिए आज है ना लोन देने के लिए ना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जरूरत होती है, तो बहुत सारी कंपनीज पेटीएम के थ्रू करती है, फोनपे के थ्रू करती है, ठीक है, क्योंकि आज कंज्यूमर पिरामल तक नहीं पहुंच सकता है ना, इनकी तो बहुत कम लिमिटेड ब्रांचेस है। तो ये लोग है ना अदर कंपनीज के साथ, मान लीजिए LIC या फिर कोई HDFC बैंक वगैरह के साथ को लेंडिंग एग्रीमेंट करके भी काम करती है।
और अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये DHFL के एक्विजिशन के साथ इनकी जो बुक है वो कैसे यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर अपन देखें मार्च 21 में इनके पास प्री मर्जर मतलब केवल 12% बुक ही वो थी, पोस्ट मर्जर इनकी अच्छी खासी हो गई है और नियर टर्म में 50% मर्जर इनका रिटेल में चला जाएगा और 67% यहाँ पे रिटेल लैंडिंग में चले जाएंगे। और रिटेल लैंडिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, ठीक है। इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है बट इसमें NPA के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और यहाँ पे लोन बुक किस तरीके से इंक्रीज हुई है 5 टाइम्स और 17 लाख इनका एवरेज टिकट साइज है लोन का। और ओवरऑल यहाँ पे पार्टनरशिप्स वगैरह तो मैंने बता ही दी है आपको सारी चीज़ें। बाकी कुछ जो कंपनी ने स्टेप्स लिए ना, जैसे कि मान लीजिए 15% की नेटवर्थ, कंपनी की 15% की नेटवर्थ से ज़्यादा कितने बड़े लोन अकाउंट्स हैं, पहले 3 थे अब यहाँ पे उन्होंने 0 कर दिए हैं। बेसिकली ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन मतलब हेजिंग कर दिए। एक कंपनी को एक इतना सारा लोन एक साथ नहीं दे रखा है। जैसे कि पुरानी जो कंपनीज होती थी DHFL वगैरह के केस में भी तो ये देखा गया है कि है ना उन लोग ने एक ही कंपनी को बहुत ज़्यादा लोन वगैरह दे रखे थे, तो उस कारण क्या होता था, वो अगर ग्रुप दिवाले हो जाता, अनिल अंबानी, जेट एयरवेज, तो एकदम से कंपनी खत्म हो जाती थी। अब इनने वो एक्सपोजर कम कर दिया है। उसके अलावा अगर अपन देखें इनकी बुक्स में प्रोविजन कितना है तो 5.8% का मोटा मोटी इनका प्रोविजन है, जो कि यहाँ पे ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट का है। और फिर यहाँ पे कंपनी ने कुछ फेज़ वाइज जो इनकी रोड मैप रही है। अभी फेज़ 3 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, अब क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स करेंगे। DHFL के कस्टमर को इनके खुद के प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे और जो DHFL के कस्टमर जो इनके कस्टमर हैं उनको DHFL के प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे, ठीक है। और बाकी लोन बुक को स्केल अप करेंगे और वो सब चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें और बताइए। रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अगर आप देखोगे तो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग यहाँ पे 9.5% हो जाएगी, बिकॉज DHFL में जो NCDs इशू हुए हैं वो बहुत ही कम रेट के और कम भाव के हैं, तो ओवरऑल वो चीज़ें। कैपिटल यूटिलाइजेशन वगैरह बढ़ गया है, लोन और NPA की रिकवरी ठीक ठाक रही है और रिटेल प्रोडक्ट का जो मिक्स है वो भी ठीक ठाक है। फ्यूचर ग्रोथ इंजन वगैरह ठीक है। देखो अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार रिटेल बिजनेस, ये जो बिजनेस है फिनेंशियल बिजनेस ये कैसा है, क्योंकि हर कंपनी बढ़िया बढ़िया बताती है बट एंड में तो घपला हो ही जाता है। हर कंपनी कभी ना कभी दिवालिया हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। आई वुड गोइंग टू से कि आप पिरामल एंटरप्राइज में पैसा लगा सकते हो, मतलब देर इज़ नो समथिंग लाइक है ना, कोई एडवर्स इवेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। आप ये मत समझिए कि HDFC या फिर बजाज फाइनेंस जितना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या फिर इतना सेफ है, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है। मतलब एटलीस्ट आप है ना छोटे लैंडिंग बिजनेस से अच्छा है आप इन लैंडिंग बिजनेस में लगाओ, मतलब मिड कैप बैंक्स वगैरह से अच्छा है आप एक बड़ी NBFC में लगाओगे तो इस तरीके से काम होगा। चलिए बात करेंगे फार्मा बिजनेस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ रही है, 76% जो इनका रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका और जापान से आता है। 100+ कंट्रीज़ में CAGR ग्रोथ वगैरह भी ठीक ठाक रही है। 15 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है जहाँ पे लोग काम करते हैं। 15 एक्विजिशन इन लोग ने किए हैं। अभी अलर्गन के साथ जो JV है उसका $350 मिलियन का US रेवेन्यू आता है। इंडियन हेल्थ केयर बिजनेस जो है ओवरऑल टारगेट मार्केट की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे, और FY21 के रेवेन्यू की यहाँ पे बातें की जा रही है। तो अगर आप देखोगे 3600 करोड़ का जो CDMO का बिजनेस है और ये सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड की इंडिया की टॉप 3 CDMO बिजनेस मेकर में आती है और 13th लार्जेस्ट ग्लोबली है। CDMO बिजनेस बहुत 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 ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। API के अंदर जो सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट होता है जिसके लिए हर कंपनी यहाँ पे तरसती है, वो CDMO होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे फार्मा CDMO वगैरह जो अपन ने बताया 3x इंक्रीज हुआ है फेज़ 3 मॉलिक्यूल्स में। फेज़ 3 मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो होते हैं जो मतलब है ना अंडर डेवलपमेंट है और यहाँ पे बहुत जल्द ही यहाँ पे मार्केटिंग और कॉमर्शियल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। और कुछ यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, अभी 19 प्रोडक्ट्स हैं जो कॉमर्शियल स्टेज पे जो मतलब बिकने लग गए हैं। एक्सपर्टाइज है कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स API बनाने में जो और कोई इंडिया में बनाता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 500 कस्टमर्स हैं इनके ओवरऑल, जहाँ पे API मैन्युफैक्चरर्स में अगर अपन देखें तो यहाँ पे बिग फार्मा कंपनीज में यहाँ पे इनका ये काम होता है। और बाकी जेनेरिक्स वाला बिजनेस मैंने आपको समझा दिया है। कंज्यूमर हेल्थ केयर जो छोटा बिजनेस है उसमें इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बेसिकली वो तो अपना जो FMCG टाइप वाला बिजनेस है, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू बाय सर्विसेज कंपनी ने बताया, रेवेन्यू बाय सेगमेंट है और रेवेन्यू बाय जोग्राफी है, रेवेन्यू बाय अदर कैटेगरीज है कि मतलब कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। अभी CDMO का जो बिजनेस है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देखें बिग फार्मा कंपनी से 38% रेवेन्यू आता है। जोग्राफी की बात करें अगर अपन यहाँ पे US में US से इनका मेन बिजनेस आता है। और रेवेन्यू सर्विसेज में अगर अपन देखें तो कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज़्यादा आता है, इनके पास कॉमर्शियल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। अभी आप बोलोगे कि यार डेवलपमेंट और डिस्कवरी में कैसे पैसा बनता है, तो उसके लिए समझो कि आप API बना रहे हो किस कंपनी के लिए, रॉ मटेरियल बना रहे हो, तो फार्मा कंपनीज जो बड़ी फार्मा कंपनीज होती है लुपिन या फिर सन फार्मा वगैरह, वो डेवलपमेंट स्टेज में भी है ना मैन्युफैक्चरर और रिसर्चर को पैसा देती है कि आप हमारे लिए बेसिस पे रिसर्च करो, ठीक है। EBITDA मार्जिन किस तरीके से रहे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मोटा मोटी EBITDA मार्जिन यहाँ पे जो रहे हैं इनके काफ़ी अच्छे रहे। CDMO का तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और कंज्यूमर हेल्थ केयर भी ठीक ठाक है। मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस CDMO ही है जो आने वाले समय में ग्रोथ यहाँ पे क्रिएट करके देगा और यही बिजनेस है, इसी का ग्रोथ यहाँ पे बढ़ना चाहिए और यही अपनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग रही है और इसी में सबसे ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ भी है।
कैपिटल रेज वगैरह कार्लिल ग्रुप के साथ थोड़ी बहुत इनकी डील हुई थी, उसके बाद वहाँ पे नेट डेट टू इक्विटी और नेट डेट टू इबिटा इनका कम हुआ था। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अदर इनके जो फार्मा बिजनेसेस है उसके बारे में बात की है कुछ। यहाँ पे आईसीएच जो है बेसिकली वो ई कॉमर्स लॉन्च करने वाली है, तो वो भी एक अच्छा है, बेसिकली यहाँ पे इनका काम होता है ई कॉमर्स के थ्रू, तो वो सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बेसिकली अगर अपन देखेंगे तो ये है पिरामल ग्रुप का यहाँ पे ओवरऑल चट्टा बिट्टा। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, या तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अभी आप पीएल को खरीद लो, ठीक है, या फिर आप बाद में ना पिरामल फार्मा को खरीदो, ठीक है। मैं ये बात मानता हूँ कि पिरामल फार्मा विल द वैल्यू क्रिएटर, ठीक है। अब वैल्यूएशंस वगैरह अभी जो ओवरऑल है ये सब ठीक ठाक है, ब्रोकरेज भी पॉजिटिव्स है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत शेयर प्राइस में कल एक है ना नेगेटिव मूवमेंट दिखा था, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, पिरामल का जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसकी वैल्यूएशंस यहाँ पे कम रखी गई है, और बट रेवेन्यू तो आज भी 55% उससे आता है। बट यहाँ पे कंपनी का फोकस फार्मा पे ज़्यादा वैल्यूएशन देने के कारण उनकी जो मेन बिजनेस है, जो एंटिटी रहेगी, उसमें थोड़ी बहुत वैल्यूएशंस कम करी गई है। तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे इसको सही तरीका क्या है, सही भाव क्या होगा, देखो अगर आपको वो बेट खेलनी है, मतलब पिरामल फार्मा को आप बाद में भी खरीद सकते हो, मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप पिरामल फार्मा को बाद में खरीदो, और थोड़े बहुत शेयर आप ज़रूर यहाँ पे ले सकते हो। मतलब मान लीजिए जैसे कि आपने ना 4-5 मतलब आप एक 4-5% भी आपने यहाँ पे अभी खरीद लिया ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो साइज़ का, या फिर आपने ओवरऑल जितनी आपकी क्वान्टिटी लेनी है, तो आपको बाद में कुछ ना कुछ शेयर तो पिरामल फार्मा के मिल ही जाएंगे। एक सही राय क्या रहेगी, स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हो। पिरामल फार्मा में बड़ा शेयर है, 2700 रुपये का शेयर है, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदो, कभी 10 खरीदे, कभी 20 खरीदे, कभी 50 खरीदे, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, और उसको ऐड कर लो। 27 रुपये का भाव चल रहा है, एक सही भाव। अगर यहाँ पे कल भी और टूटता है, मंडे को भी यहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो हो सकता है 2500 रुपये के भाव में आपको मिल जाए, तो वो एक सही लेवल होंगे जहाँ पे अपने को खरीदना चाहिए। ओवरऑल अभी भी डील ट्रैक और कंप्लीशन में यहाँ पे क्या बताया मैनेजमेंट ने, तो मोटा मोटी अभी यहाँ पे है ना साल भर मतलब 6 से 7 महीने तो बिल्कुल लगेंगे इस बिज़नेस को डीमर्ज होने में और वो सब चीज़ों में, और पूरी डील को कंप्लीट होने में, बिकॉज रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह भी हैं। धीरे धीरे अब आपको स्टॉक एक्सचेंज ये मिलेगा कि हमको एनएससी ने अप्रूव कर दिया, बीएसई ने अप्रूव कर दिया, एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया। जैसे ही एनसीएलटी का अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस की जाएगी, उस दिन जो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको यहाँ पे शेयर्स दे दिए जाएंगे अपने पिरामल फार्मा के, और जैसे ही वो रिकॉर्ड डेट के अगले दिन, जैसी एक्स डेट होगा, वो रिकॉर्ड डेट के बाद पिरामल एंटरप्राइज का शेयर एकदम से टूटेगा, ठीक है, एकदम से टूटेगा, मतलब उतनी वैल्यू कम हो जाएगी पिरामल फार्मा के बिजनेस की, और थोड़े टाइम बाद 5 से 10 दिन बाद पिरामल फार्मा का शेयर आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा, और वो आपके लिए एक लिस्ट हो जाएगा और आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा सिंप्लीफाइड, और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन्हीं तरह के वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच।